नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज लाल संत कबीर विद्यापीठ के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी समस्त छात्र एवं छात्राओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए हम लोग विभिन्न सारे प्रतियोगी परीक्षाओं के संदर्भ में हम लोग आज चर्चा करेंगे। घटना चक्र का सामान्य विज्ञान, जो कि यूपीपीसीएस आगामी परीक्षा एवं आरओ समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी। तो आज हम लोग सामान्य विज्ञान के जो भौतिक विज्ञान है उसमें एक टॉपिक है प्रकाश, लाइट। उस टॉपिक के संदर्भ में बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं, तो आइए उन प्रश्नों पर चर्चा किया जाए। जैसा कि आपके सामने प्रश्न है कि निम्न में से किस विकिरण में ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होती है। ठीक है, जो ऊर्जा प्रति क्वांटम जो वेवलेंथ होता है, जो तरंग दैर्घ्य होता है, वो किसमें इसमें से सर्वाधिक होती है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो जो क्वांटम प्रति ऊर्जा सर्वाधिक जिस विकल्प में है, ये है 200 से लेकर 280 नैनोमीटर के बीच। ठीक है, जिसका जो वेवलेंथ है वह 200 से लेकर के 280 नैनोमीटर, इसको थोड़ा हम पतला करते हैं, 280 नैनोमीटर के बीच में है। नैनोमीटर, इसका जो ऊर्जा होता है प्रति क्वांटम ऊर्जा क्या होता है, सर्वाधिक होता है। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौर विकिरण में जो सोलर रेडिएशन है, सौर विकिरण में किस परास में दिखता है। सौर विकिरण जो सोलर रेडिएशन है, तो देखिए जो पृथ्वी पर आने वाला जो सौर विकिरण है, अगर इसकी आपको वेवलेंथ की बात किया जाए, जो सौर विकिरण है या पराबैंगनी विकिरण है, तो ये आपको मिलेगा 400 से 700 नैनोमीटर के बीच। इसका जो परास होता है वह 400 से 700 नैनोमीटर के बीच मिलता है। ठीक है, एवं इसी प्रकार देखिए सेम वही क्वेश्चन पूछ दिया है, यूपीपीसीएस 2005 में पूछा था। क्वेश्चन सेम है, कह रहा है कि जो दृश्य प्रकाश है, ठीक है, जो विजुअल लाइट है, जो दृश्य प्रकाश है, उसका जो प्रसार है वो कितना होता है। आपको हमने बताया अभी कि समथिंग 400 से 700 नैनोमीटर। तो इसमें आप देखेंगे कि जो डी विकल्प है 390 से 780 नैनोमीटर के बीच होता है इसका। ठीक है, जो तरंग दैर्घ्य होता है, वेवलेंथ होता है। ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन पूछा गया है बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि जो मानव की आंख है, मानव आंख, वो लगभग कितना जो वेवलेंथ होता है, जो दृश्य प्रकाश का जो एक वेवलेंथ होता है, वो वेवलेंथ के लिए सर्वाधिक सुग्राही होता है, वह है आपका 555 नैनोमीटर या 5500 एंगस्ट्रॉम। 555 नैनोमीटर या 5500 एंगस्ट्रॉम के लिए सुग्राही होता है मानव आंख। ठीक है, ये भी पूछा गया है। अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है, जो उसका नेचर होता है। जब आप देखते हैं ना कि प्रकाश की जो किरणें होती है वो चलती हैं, इसकी दोहरी प्रकृति होती है। ये बात आप ध्यान रखेंगे कि प्रकाश की जो विकिरण होता है इसकी प्रकृति दोहरी होती है। क्यों? चूंकि ये कभी कण के समान होता है तो कभी तरंग के समान होता है। तो विकल्प आपका सी हो जाएगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलती प्रतीत होता है, ऐसा क्यों? जो प्रकाश है वो लगता है ना कि
उसकी जो रेखा है वो सीधी रेखा में। ऐसा इसलिए क्योंकि जो प्रकाश का तरंग दैर्घ्य होता है वो बहुत छोटा होता है। आप उसका वेवलेंथ देखेंगे तो बहुत छोटा होता है, इसलिए ठीक है, वो चूंकि छोटा है तो उसका विवर्तन भी बहुत छोटा होता है जो हमारी आंखें नहीं देख सकती, इसलिए प्रकाश हमें सीधी रेखा में जाती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका वेग अधिकतम होता है? कॉस्मिक किरणें, इलेक्ट्रॉन, पराध्वनिक तरंग, प्रकाश, लाइट। प्रकाश का जो वेग होता है वो अधिकतम होता है। ठीक है, चूंकि आपको पता है कि प्रकाश की तरंगे निर्वात से होकर गुजरती है और इसका जो वेग होता है वो मैक्सिमम होता है। ठीक है, ये रहा। चूंकि अगर मैं वेग की बात करूं, यदि मैं वेग की बात करूं निर्वात में, तो प्रकाश की जो वेग होता है ना निर्वात में, वो 3.0 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, 3.0 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है प्रकाश का निर्वात में वेग। ठीक है, ठीक उसी प्रकार जबकि अगर हम बात करें ध्वनि का, जो ध्वनि है, ध्वनि का यदि बात करें तो ध्वनि की जो गति है वायु में वो 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं ना कि प्रकाश का जो वेग है वो मैक्सिमम होता है 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश का वेग अधिकतम हो सकता है कहां पर? तो आपको पता है कि हमने बताया कि निर्वात में इसका वेग अधिकतम होता है और इसी प्रकार आप बात करेंगे कि तमाम सारी चीजें हैं, तो प्रकाश का वेग अधिकतम होता है निर्वात में। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? तो निर्वात में तो मैक्सिमम है, लेकिन यदि जैसे किसी वस्तु का यदि अपवर्तनांक ज्यादा होगा, जैसे बात करते हैं कांच का, तो कांच का अपवर्तनांक ज्यादा होता है जिसकी वजह से प्रकाश की जो गति होगी वहां पर न्यूनतम होता है। ठीक है, जैसे कांच हो, ठीक है, तो कांच में क्या होगा, प्रकाश की जो गति होगा न्यूनतम होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत ही बार वनडे एग्जाम से लेकर तमाम सारे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाले समय, तो आप जानते हैं कि जो है 8.5 मिनट लगता है। ठीक है, 8 इसको हम यहां से देखते हैं 8.5 मिनट। ठीक है, या 8.3 मिनट। ठीक है, तो ये रहा सूर्य से, ये तो हो गया। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जब प्रकाश तरंगे वायु से कांच में जाने पर उसके कुछ चर प्रभावित होते हैं। जब प्रकाश की तरंगे वायु से कांच में जाती है तो उसकी जो कुछ वेरिएबल्स हैं वो प्रभावित होते हैं। ठीक है, वह है तरंगदैर्घ्य और वेग। देखिए, इसमें आप देखेंगे कि जब कोई प्रकाश का वेग वायु से कांच में जाता है, आप कहते हैं सघन माध्यम से विरल में, विरल माध्यम से सघन में, तो उसमें जो परिवर्तित होने वाला चर है, जो प्रभावित होता है, जो वेरिएबल्स हैं, वह वेवलेंथ एंड वेलोसिटी है, तरंगदैर्घ्य और वेग है। लेकिन उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, आवृत्ति होती है, वो परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है, अच्छा अब देखिए यहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ भी लिया है
कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा एक अपरिवर्तित रहता है? तो आवृत्ति जो है अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, ये तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया एक प्रश्न है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है यूपी पीसीएस के दृष्टिकोण से। कह रहा है क्वेश्चन कि जब प्रकाश की किरण जो रेज है लाइट की सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करता है तो क्या प्रभाव पड़ता है, यह बताने की जरूरत है। क्योंकि देखिए, आप देखेंगे अगर एक कोई प्रकाश है, अगर उस सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो वो अभिलंब से दूर भागता है। ठीक है, जब वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अभिलंब से दूर भागता है। तो इस दौरान होता क्या है, इस दौरान उसकी जो चाल होती है वो बढ़ जाती है, जो उसकी चाल होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसका पहला ही विकल्प सही है कि इसकी चाल बढ़ जाती है तथा यह अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित ऊर्जा रूपांतरणों में किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है? तो आपको पता है कि जो प्रकाश ऊर्जा है उसको रासायनिक ऊर्जा में फोटोसिंथेसिस के माध्यम से परिवर्तित होता है। प्रकाश संश्लेषण एकमात्र ऐसी जैविक प्रक्रिया है जिसमें अत्यधिक मात्रा में सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को केमिकल एनर्जी यानी कि रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। और ये प्रोसेस आप जानते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कि पूछा गया प्रश्न है कि प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए जो विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस है वो नियॉन है। ठीक है, ये भी पूछा गया प्रश्न है। और आप देखेंगे जो विसर्जन लैंप हैं या ट्यूब हैं, ट्यूब लाइट्स वगैरह, इसमें भी नियॉन गैस भरा जाता है। अब एक बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि यूपी पीसीएस से लेकर के आरओ एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, साइंस टॉपिक से प्रश्न जरूर पूछा जाता है, वह है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखिए, ये जो प्रक्रिया है, जब प्रकाश की किरणें किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं तो आपतन कोण के क्रांतिक कोण से अधिक हो जाने पर अपवर्तित किरण सघन माध्यम में वापस लौट जाता है। मामला को समझिए कि जब प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है ना, तो आपतन कोण जो है उसका क्रांतिक कोण से अधिक होने के कारण क्या होता है कि वह अपवर्तित होकर फिर पुनः इसी सघन माध्यम में लौट जाता है। और यही जो प्रक्रिया होती है ना, वो आप देखेंगे कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के रूप में जाना जाता है। अब मामला यह है कि इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो सकता है, जैसे हीरे से कांच में आप देखेंगे जब हीरे में प्रकाश पहुंचता है तो उसी में चमकता रहता है। ठीक है, क्योंकि वो जा रहा था फिर रिटर्न हो गया, फिर उसी माध्यम में वो चमकता रहता है। ठीक है, इधर उधर घूमता रहता है, जिसकी वजह से उसकी चमक बढ़ती रहती है। ठीक है, अच्छा, एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बार बार पूछे गए एग्जाम में, आप देख रहे हैं यहाँ पे कि आईएएस में, पीसीएस में, यूपी, यूडीए, एलडीए में पूछा गया है कि जो ऑप्टिकल फाइबर है, जो प्रकाश तंतु है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ये भी जो है आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पे, जो इंटरनेट की व्यवस्था आप देखते हैं उसमें जो ऑप्टिकल फाइबर का यूज किया जाता है, तो यह भी आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे ही निर्भर है। ठीक है, ये तो हो गया।
एक क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअल है पूरी तरीके से, वह यह है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। करा कि जो प्रकाशीय है, जो ऑप्टिकल फाइबर है, यह पूर्णांतरिक सिद्धांत पर आधारित है। बात सही है, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर संचार तंत्र में ऊर्जा उपभोग अत्यधिक कम होता है, यह भी सही है। ऑप्टिकल फाइबर संचार रेडियो आवृत्ति अवरोध से मुक्त है, क्योंकि जो अवरोध आवृत्ति का है वो नहीं होता है, इसलिए बेहतर माना जाता है। तो यह सही है, इसमें कोई किसी प्रकार की प्रकाश ऊर्जा का क्षय नहीं होता है, ठीक है, अत्यधिक कम होता है, उपभोग कम होता है। चूंकि ये चुंबकीय अवरोध और रेडियो आवृत्ति अवरोध से मुक्त होते हैं, ठीक है। एक ऑप्शन इसमें और दिया है कि भारत में ऑप्टिकल फाइबर के निर्माण में रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो संबंध है, ऐसा नहीं है, ये गलत है इसमें। चूंकि भारत में जो है, ये वर्ष 2000 की बात है कि स्टरलाइट कंपनी समूह द्वारा भारत में ऑप्टिकल फाइबर का निर्माण प्रारंभ किया गया था, न कि रिलायंस उद्योग के द्वारा। ये चीज गलत है। इसमें आप अगर एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे तभी आप 4 काट देंगे तो भी आपका एक सही हो जाएगा, 1 2 3 जो है ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन रहा। फिर इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या कह रहा है, आप जानते हैं जो एंडोस्कोप होता है, एंडोस्कोप जो मरीज के पेट के अंदर का जो परीक्षण किया जाता है, इस विधि में कह रहा है कि डॉक्टरों द्वारा किस सिद्धांत पर यह विधि कार्य करता है। तो यह भी है प्रकाश का जो सकल पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, इसी मेथड के माध्यम से यह कार्य किया जाता है, ठीक है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आगामी एग्जाम के लिए, ठीक है, बेहद महत्वपूर्ण है। और ये तो कई बार पूछा हुआ एग्जाम है, जो मिरेज है, मृग मरीचिका, आप जानते हैं कि एक वायुमंडलीय दृष्टिभ्रम है, ठीक है। ये जो है एक वायुमंडलीय दृष्टिभ्रम है, जिसमें प्रेक्षक अस्तित्व विहीन जलाशय एवं दूरस्थ वस्तु के उल्टे या बड़े आकार के प्रतिबिंब देखने को उसको मिलता है। तो ये भी किस मेथड के द्वारा, किस सिद्धांत पर, तो ये जो सिद्धांत है ये भी आपका प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन का सिद्धांत है, ये भी जानने की जरूरत है आपको, ठीक है। यहां पे एक बार पुनः पूछ दिया है क्वेश्चन, तो 2014 में ये भी कुल आंतरिक परावर्तन है, ठीक है। और इसी प्रकार हम लोग बात करते हैं कि ये जो मरीचिका, मृग मरीचिका बनने का एक रीजन है, उसके सिद्धांतों पे थोड़ा सा एक, चूंकि एक तथ्यात्मक प्रश्न है कि आपको कराना कि निम्नलिखित प्राकृतिक तथ्यों पर विचार करिए कि किस तथ्य के कारण मरीचिका बनती है। तो आपको पता है कि जो स्थलीय, आपको बताएगा ना कि जो वायुमंडलीय दृष्टिभ्रम है, अब इस दृष्टिभ्रम में मुख्यतः एक तो चीज है कि जो टेम्परेचर है वो जिम्मेदार होता है, जो वहां का लोकल टेम्परेचर होता है वो जिम्मेदार होता है। तो स्थलीय तापन तो इंपॉर्टेंट है, ये श्योर है, लेकिन प्रकाश का परावर्तन नहीं है, तो जहां जहां दो है वो कैंसिल हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, ये तो अकेला हो नहीं सकता। अब प्रकाश का अपवर्तन इसमें है नहीं, हाँ वो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और अपवर्तन की प्रक्रिया है, तो ये प्रकाश का विवर्तन नहीं है। तो 1 और 3 सही होगा, स्थलीय तापन है। तो आप ऐसे क्वेश्चन में, चूंकि आरओ में ये तो श्योर है कि ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि पूरी तरीके से यूपीएससी का ही कॉपी है, तो वहां पे आप बड़े आसानी से एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं कि आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये सही नहीं है तो इसको हटा दीजिए। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आप बहुत आसानी से कर सकते हैं ऐसे प्रश्नों को, कि एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है, तो आप जानते हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये बार बार पूछे गए हुए प्रश्न हैं और पूछे जाने की बहुत ही अधिक संभावना बनी रहती है,
इसलिए घटना चक्र को बेहद महत्वपूर्ण खास करके लोक सेवा आयोग के संदर्भ में माना जाता है। एक प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 42, किसी वस्तु के जो त्रिविमीय आकृति होता है, जो 3 डायमेंशनल प्रतिरूप होता है, उसमें अंकित जो पुनरावृत्ति करने की तकनीक का नाम है, ये बार बार पूछा गया है, तो होलोग्राफी ही है। ठीक है, चूंकि जो त्रिआयामी चित्र बनाया जाता है वो होलोग्राफी मेथड के माध्यम से, तो ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है। और आप देखेंगे फिर ये पुनः एक बार पूछ दिया यही क्वेश्चन कि आपका त्रिविमीय चित्र लेने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो होलोग्राफी मेथड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और इसके साथ साथ बेहद इंपॉर्टेंट ऐसे प्रश्न जो कि इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है व्यावृत्ति। हाँ देखिए, एक क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अभी आरओ 2021 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन क्या है, करा निम्नलिखित कथन में कौन सा सही नहीं है। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, सही नहीं है। इसमें कह रहा है कि जो मनुष्य का कान होता है ना, वो 1000 हर्ट्ज पर सबसे सुग्राही होता है। तो ये बात तो सही है कि मनुष्य का कान 1000 से 5000 हर्ट्ज के बीच 5000 हर्ट्ज के बीच आवृत्तियों हेतु सबसे मोस्ट सेंसिटिव होता है। और मनुष्य की आंख जो है लाल रंग के लिए सबसे अधिक सुग्राही नहीं, मनुष्य की जो आंख होता है ना, वो पीले और हरे रंग के लिए मोस्ट सेंसिटिव होता है। जो येलो और ग्रीन रंग है उसके लिए मोस्ट सेंसिटिव होता है। तो आप बी गलत है, ठीक है, और तो सही है। सुनने की जो दृढ़ता है 1/10 सेकंड होती है, ये भी सत्य है। ठीक है, हमारे मस्तिष्क में जो ध्वनि का एक प्रभाव पड़ता है वो लगभग 1/10 सेकंड की होती है। और जो दृष्टि की दृढ़ता है वो 1/16 सेकंड होती है। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तो सही है कि मानव मस्तिष्क पर अंकित रहता है लगभग कोई चित्र जो है। तो 1/16 ये सही है दृष्टि की, 1/10 सेकंड ये भी सही है, लेकिन ये जो है गलत है, लाल वाला। ठीक है, तो ये अब ध्यान देंगे। इसके बाद क्योंकि देखिए आरओ में ऐसे प्रश्न पूछे ही जाते हैं जो बेहद महत्वपूर्ण हैं, और ये फैक्चुअल आपको सिर्फ घटना चक्र से ही मिल सकता है, और सारे आप बहुत सारे बुक से भी नहीं पा सकते हैं जो फैक्चुअल डेटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दृष्टिपटल यानी कि रेटिना, दृष्टिपटल पर जो चित्र बनता है वह कैसा होता है। तो आप जान लीजिए कि दृष्टिपटल पर बनने वाला चित्र रेटिना पर वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वह उल्टा बनता है, लेकिन छोटा वह वास्तविक बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनता है, सॉरी, वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनता है और छोटा बनता है लेकिन वास्तविक बनता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा विकल्प हो जाएगा, वो वस्तु से छोटा होता है और उल्टा होता है। ठीक है, ये हो गया। एक क्वेश्चन जो बेहद इंपॉर्टेंट है, क्या मुख्य कारण है कि एक आंख की अपेक्षा 2 आंखों का होना अधिक उपयुक्त है। तो चूंकि इससे क्या होता है, इस कारण से दूरी व गहराई का एहसास होता है। यह बेहद इंपॉर्टेंट है। इस कारण जो है दूरी व गहराई का एहसास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तारे का रंग दर्शाता है उसका ताप। ठीक है, जो तारे का रंग होता है उसका ताप दर्शाता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन कि वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? धूल कण है। जो सूर्य का प्रकाश है आप देखते हैं कि विभिन्न रंगों में परिवर्तित हो जाता है, तो इसका कारण क्या है? धूल कण है। ठीक है, तो ये रहा कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में और सारे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। जय हिंद।